पढ़ रहे थे क्या, जेनेटिक्स पढ़ा था ना हमने। जेनेटिक्स में हमने क्या डिस्कस किया था, जेनेटिक्स में हमने डिस्कस किया था मेंडल का वर्क, और देखा था हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब इसी जेनेटिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे कि अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में जो मेंडल वर्क था, जेनेटिक्स में जो मेंडल वर्क था, ये मेंडल वर्क 4 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था। 4 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर्ड किया था मेंडल वर्क। ये 4 कौन कौन थे? एक था एरिक वॉन, दूसरा था ह्यूगो डी वेरीज, तीसरा था कार्ल कोरिन्स, और फोर्थ था विलियम जेस्पर, ठीक है ना। ये 4 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। इन 4 साइंटिस्ट ने अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम किया था और रीडिस्कवर्ड किया था मेंडल वर्क को। इनमें से जो कार्ल कोरिन्स हैं, इन्होंने फॉर्मुलेट किया था, फॉर्मुलेटेड मेंडल्स लॉ, इन्होंने मेंडल्स लॉ को फॉर्मुलेट किया था, ठीक है ना। तो अब ये मेंडल वर्क कब रीडिस्कवर हुआ था? ये लगभग 1901 में रीडिस्कवरी मेंडल्स वर्क की हुई थी, और फिर बाद में मेंडल्स के लॉ आए थे, जिसमें से 2 डोमिनेंट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यहाँ अब मेंडल के रिलेटेड हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। मेंडल वर्क के रिलेटेड, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टर्मिनोलॉजीज मेंडल ने इस्तेमाल की हैं उसके रिलेटेड हमने वो टर्मिनोलॉजीज को देखना है। तो टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन जेनेटिक्स, हेडिंग लिखोगे आप कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स में इस्तेमाल होती है। देखो टर्मिनोलॉजी जब तक ना समझ आएगी तब तक आप क्वेश्चन कैसे निकालोगे। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है? देखो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी थी जो मेंडल ने इस्तेमाल की थी, वो थी करैक्टर। करैक्टर क्या होता है? क्या होता है करैक्टर? कोई भी चीज जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसे करैक्टर कहेंगे। जैसे कि हाइट एक करैक्टर है, कलर एक करैक्टर है, शेप एक करैक्टर है, पोजीशन एक करैक्टर है, ठीक है ना। पॉड साइज एक करैक्टर है, जो कि मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर्स लिए थे। दीज 7 पेयर ऑफ करैक्टर्स जो उन्होंने लिए थे, और उसके कंट्रास्टिंग मतलब अगर एक डोमिनेंट करैक्टर था तो उसको उन्होंने रिसेसिव भी लिया था। तो करैक्टर क्या होगा? करैक्टर को हम सिंपल में क्या लिखेंगे? करैक्टर को हम लिखेंगे एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज करैक्टर। कोई भी चीज जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उससे हम क्या कहेंगे? करैक्टर। इसके केस में फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दूंगा, जैसे हाइट एक करैक्टर है, कलर एक करैक्टर है, शेप करैक्टर है, पोजीशन करैक्टर है, ठीक है ना। तो करैक्टर क्या हो गया? करैक्टर हो गया एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, उससे हम करैक्टर कहते हैं। क्लियर है ये टर्म? ये टर्म क्लियर है? ये टर्म क्लियर है सबको? दूसरा आता है इसी में, करैक्टर के बाद जो दूसरी टर्म है वो आपने याद रखनी है, ट्रेट। अब ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है भाई जो करैक्टर आया, करैक्टर अगर है तो वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है? क्या वो डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है कि रिसेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है? यानी कि अगर मैं बात करूं हाइट की, क्या हाइट टाल है कि ड्वार्फ है? ऐसे ही सीड का कलर या सीड की शेप राउंड है कि रिंकल्ड है? तो ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ करैक्टर, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए करैक्टर। तो ट्रेट क्या है? ये करैक्टर का एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की हाइट की, हाइट या तो टाल एक्सप्रेस होगी या हाइट जो है वो ड्वार्फ एक्सप्रेस होगी, ठीक है ये चीज।
ठीक है यहाँ तक। तो ये था हमारा ट्रेट। या जैसे मैं कलर की बात करूं, कलर या तो वाइट एक्सप्रेस होगा या कलर पर्पल एक्सप्रेस होगा। कलर या तो वाइट एक्सप्रेस होगा या पर्पल एक्सप्रेस होगा। शेप ऐसे ही, या तो राउंड या रिंकल्ड। शेप या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। रिंकल्ड मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये था ट्रेट। तो ट्रेट में कोई कंफ्यूजन? ट्रेट सिंपली में याद रखना है आपने, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। नाउ थर्ड हम पढ़ते हैं, थर्ड टर्म हम इसमें पढ़ेंगे। कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया, थर्ड टर्म हम पकड़े, इसमें हम लेते हैं फैक्टर। देखो मेंडल ने फैक्टर टर्म इस्तेमाल की थी। इसने कहा था कि कोई एक फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। बाद में एक साइंटिस्ट आया जॉनसन, उन्होंने टर्म दी जीन। तो जीन टर्म जो है जॉनसन ने दी, ठीक है ना, जॉनसन ने 1905 में दी है। अब फैक्टर क्या है? फैक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल, फैक्टर इज ए पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल कैरेक्टर। तो ये पहले लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल ने क्या कहा? फैक्टर इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। फैक्टर क्या है? डीएनए का पार्ट है, विच कंट्रोल्स कैरेक्टर, विच कंट्रोल्स कैरेक्टर, ठीक है ना। या हम जीन को कैसे लिखेंगे? जीन इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, है ना। या हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन। इसके पास क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है यहां तक। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर एलील, या विच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। ये एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड में, जो किसी पर्टिकुलर कोडॉन के लिए कोड करती है, या एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कोड करती है किसी पर्टिकुलर एलील के लिए। तो ये था फैक्टर। ये क्या था? ये था फैक्टर। फैक्टर के बाद फोर्थ टर्म जो आती है उसको हम बोलते हैं एलील। फैक्टर के बाद जो फोर्थ टर्म है इससे हम बोलेंगे एलील, ठीक है ना। एलील को समझने के लिए आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा होगा। ऐसे है ना, ऐसे होता है ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इस क्रोमोसोम में क्या है? ये तो ऊपर वाली आर्म है, नीचे वाली आर्म। अगर मैं इसको ऐसे एक ही क्रोमोसोम बना लूं हैप्लॉइड, तो ये ऊपर वाली आर्म इसको क्यू आर्म बोलते हैं, नीचे वाली आर्म इसको पी आर्म बोलते हैं। ये वाली आर्म जो है वो क्यू आर्म है, ये वाली जो है दिस इज पी आर्म। ये जो सेंटर में इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, यहीं से निकलते ऐसे करके स्ट्रक्चर, इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर यहीं पे ऐसे करके सेंट्रोमियर चलता है पूरा, जो एक्सटेंड करता है थ्रू द लेंथ, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये 11th में पढ़ा है आपने। इस वाली कंस्ट्रक्शन को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। टिप ऑफ द क्रोमोसोम को टेलोमियर बोलते हैं। इस टेलोमियर पे यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट डीएनए, साइन एसिडोथाइमिडीन न्यूक्लियन निको, एक सीक्वेंस होती है। ये तो क्रोमोसोम लेवल पे है। अगर हम जीन लेवल पे देखेंगे तो जीन लेवल पे एलील क्या है? एलील अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से अगर मैं एलील की बात करूं तो एलील में क्या होती है? एलील में 2 अल्टरनेटिव कॉपीज होती है। एलील कंटेन्स 2 अल्टरनेटिव कॉपीज, और ये 2 अल्टरनेटिव कॉपीज एक फादर साइड से आती है और एक मदर साइड से आती है, उससे हम बोलते हैं एलील। तो लिखो एलील क्या है?
एलील में क्या लिखोगे? एलील में लिखोगे अकॉर्डिंग टू मेंडल एवरी फैक्टर हैज 2 अल्टरनेटिव कॉपीज। अकॉर्डिंग टू मेंडल every factor has 2 alternative copies out of which, जिसमें से one comes from father and another comes from mother। ठीक है, तो एलील क्या है? एलील जो है, एलील क्या है? एक अल्टरनेटिव कॉपीज होती हैं जिनमें से एक फादर साइड से आती है और एक मदर साइड से आती है। समझ आई एलील? एलील समझ आई? जैसे मैं बात करूंगा ये कैपिटल टी और ये कैपिटल, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी मान लो फादर साइड से आई है और ये स्मॉल टी मदर साइड से आई है, तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो बनेगा। इस ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइब्रिड, है ना। अब देखो ये कैपिटल टी एलील कहाँ से आई है? फादर साइड से आई, और ये स्मॉल टी एलील कहाँ से आई है? मदर साइड से आई है, गैमीट की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है ये चीज। नेक्स्ट आता है एलील के बाद आप लोकस। फिफ्थ वन इज लोकस। अब लोकस क्या होता है? मान लो हमारे पास ये एक एलील है, इस एलील में ये एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर लोकस है। इस पर्टिकुलर लोकस में हाइट का जीन कंट्रोल होता है और इस हाइट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी जीन। अगर अब इस कैपिटल टी जीन की 2 अल्टरनेट्स होंगे, या कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। अगर कैपिटल टी होगा तो इसकी वजह से हाइट जो है वो टॉल होगी, और अगर स्मॉल टी एक्सप्रेस होता है इसकी वजह से हाइट जो है वो ड्वार्फ होगी, है ना। तो एलील को हम सिंपल में क्या बोल सकते हैं? एलील को हम लोकस को क्या बोल सकते हैं? लोकस the position of allele in a chromosome, या the position of gene, या the position or location of gene in a chromosome is known as locus। specific position of an allele in a chromosome, ऐसे लिख लो, it is the specific position of an allele in a chromosome is called लोकस। तो लोकस क्या है? ये एक स्पेसिफिक पोजीशन है, ठीक है ना। और लोकस, मान लो मैंने ये एक डीएनए सेगमेंट लिया, इस डीएनए सेगमेंट में मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा ATCG। अभी तो डीएनए को मैंने न्यूक्लियोटाइड लेवल तक ले लिया। कहाँ तक ले लिया? न्यूक्लियोटाइड लेवल तक। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, गवानीन है। तो अगर मैंने जीन को, लोकस को एक्सप्रेस करना है तो लोकस के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। फिर इस क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक पोजीशन बतानी पड़ेगी, और इस स्पेसिफिक पोजीशन पे मुझे बताना बताएगा कि यहाँ पे कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। समझ आए आपको? तो ये था लोकस। ये क्या था? लोकस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बोलो, है कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है इसी में, लोकस के बाद नेक्स्ट टर्म आती है जीनोटाइप। अब हमने पढ़ना है, एक पढ़ना है जीनोटाइप और एक पढ़ना है हमने फिनोटाइप। क्या पढ़ना है अब हमने? जीनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप? जीनोटाइप का सिंपल में याद रखना, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जीनोटाइप एक टर्म है जीनोटाइप, और एक टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप को आप लिख सकते हो, व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इसको लिख सकते हो आप, इंटरनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हम एक ऑर्गेनिज्म को जीन लेवल तक स्टडी करेंगे, वहां से निकल के आएगा जीनोटाइप, ठीक है ना। ठीक ठीक चल रहा है ना। दूसरा आता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप को हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप को हम बोलेंगे एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो, यह जीनोटाइप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अल्टीमेट combination of all the
एलील्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आ गया हमारा जीनोटाइप, या मैं जीनोटाइप को ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप क्या है? एक जेनेटिक मेकअप है ऑर्गेनिज्म का। तो फिनोटाइप क्या? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट। इसको हम फिनोटाइप का हम लिख सकते हैं, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट। मतलब क्या है फिनोटाइप? क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। ये जीनोटाइप की एक्सप्रेशन है किसकी फॉर्म में? ट्रेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ट्रेट की फॉर्म में। क्लियर है ये चीज? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो मेंडल ने जो इस्तेमाल की थी। इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजीज, इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजी, जैसे आपने निकालना होगा फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो में हम क्या देखेंगे कि एक्सटर्नली हम देखेंगे एलील्स को, एक्सटर्नली हम देखेंगे एलील्स। अगर एक टाल होगा, अगर एक डोमिनेंट एलील होगी तो उसको डोमिनेंट कैरेक्टर मानेंगे हम, अगर दोनों रिसेसिव होंगी तो उसको रिसेसिव कैरेक्टर मानेंगे। जीनोटाइप में अगर हमने जीनोटिपिक रेशियो देखना है, जीनोटिपिक रेशियो में लेट्स सपोज मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी और लिखा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मान लो ये एक है, ये दो, ये एक है, ये दो है और ये एक है, इनका नंबर ऐसे मान लो। जीनोटिपिक रेशियो के लिए लिया मैंने कैपिटल टी एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। लेट्स सपोज ये 1 आया, ये 2 आया और ये 1 आया। तो जीन लेवल पे देखना है कि हाँ होमोजाइगस डोमिनेट कितने हैं, होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, एक आता है होमोजाइगस और दूसरा आता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एलील क्या होती है? ऐसी एलील जिनका जीनोटाइप सेम हो, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी, इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। अगर मैं लिखूंगा यहां पे हेट्रोजाइगस एलील, क्या लिखूंगा? हेट्रोजाइगस एलील। तो हेट्रोजाइगस एलील में क्या होगा? एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी, कैपिटल टी और हेट्रोजाइगस, हाँ अलग है, एक कैपिटल। और अगर फिनोटिपिकली देखेंगे तो ये क्या है? टाल है। जीनोटिपिकली क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉसेस जो कि मेंडल ने लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉसेस जो कि मेंडल ने लिए हैं। उससे पहले, क्रॉसेस पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़नी है, वो है वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया? क्या मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया? अब हमने इसको पढ़ना है। वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। देखो पी प्लांट, कौन सी पी प्लांट की इन्होंने 34 वैरायटीज ली थी। कितनी वैरायटीज ली थी? 34 वैरायटीज। 34 वैरायटीज में से इन्होंने एक वैरायटी सेट की थी, एक वैरायटी को लिया था। इस वैरायटी का नाम था पाइजियम, वेरी गुड, SATIVUM, पाइजियम सेटाइवम। इस पाइजियम सेटाइवम में 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। क्या लिए थे इसमें? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। अब इन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से एक जो था वो था वेजिटेटिव कैरेक्टर। एक क्या था इसमें? वेजिटेटिव कैरेक्टर था, और बाकी के 6 जो थे वो थे हमारे पास रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स थे। ठीक है, यहां तक इंफॉर्मेशन ठीक है? मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया पी प्लांट्स को? अब इसके पीछे रीजन है कि वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट्स। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? शाबाश। एक तो पहला रीजन ये था कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था? क्योंकि इसका शॉर्ट, शाबाश, शॉर्ट लाइफ स्पैन था। शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से मेंडल ने इस प्लांट को सिलेक्ट किया था। इसके अलावा और क्या रीजन थे? वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, इसके लिए जो पहला रीजन था वो था शॉर्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इसका शॉर्ट था। दूसरा, इसमें होती है इट प्रमोट, यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती थी। क्या होती थी? सेल्फ
पॉलिनेशन होती थी, और सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से प्योर लाइन बनती थी। प्योर लाइन बनने से मतलब ये क्या थे, ये ट्रू ब्रीडर्स थे। थर्ड, ये ऐसा प्लांट था जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल थी। ये क्या थी, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यहां पे एक टेक्निक इस्तेमाल की थी मेंडल ने, जिसका नाम था एमेस्कुलेशन। क्या नाम है जिसका, एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन क्या है, एमेस्कुलेशन एक टेक्निक है। एमेस्कुलेशन एक टेक्निक है। इस टेक्निक को किसने इस्तेमाल किया था, मेंडल ने इस्तेमाल किया था इन ऑर्डर टू रिमूव द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। एमेस्कुलेशन टेक्निक में हम मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। अब डिजायर्ड प्रोसेस मेंडल ने बनाने थे तो मेल पार्ट को रिमूव करना था, यानी कि यहाँ पे इन्होंने किसको प्रमोट किया था, इन्होंने प्रमोट किया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। किसको प्रमोट किया था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट किया था। तो ये तो थे कुछ रीजन। इसके अलावा और क्या था, फोर्थ रीजन, इजी टू कल्टीवेट। इजी टू कल्टीवेट, कल्टीवेशन के लिए इजी था, इसको हम इजीली कल्टीवेट कर सकते थे। ये थे कुछ रीजन जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे किसके लिए, पी प्लांट को, मतलब वाई पी प्लांट कैन बी सिलेक्टेड। और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन थे इसमें प्योर लाइन ऑब्टेन होती थी। देखो प्योर लाइन बताऊंगा मैं कैसे। मान लो हमारे पास ये एक मेल पेरेंट है और ये एक फीमेल पी प्लांट है। ये मेल पी प्लांट है, ये फीमेल पी प्लांट है। लेट्स सपोज ये P1 है, पी प्लांट 1, ये पी प्लांट 2 है। पी प्लांट 1 मेल है, पी प्लांट 2 फीमेल है। अब इन दोनों के केस में अगर ये ट्रू ब्रीडर्स है, ट्रू ब्रीडर्स में ये कैपिटल टी एलील और यहाँ पे भी कैपिटल टी एलील होगा, ठीक है ना। अब ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स क्या बनाएंगे, ये पेरेंट्स अपना गैमिट्स बनाएंगे। ये भी कैपिटल टी गैमिट देगा, ये भी कैपिटल टी गैमिट देगा। इसमें F1 में क्या आएगा, कैपिटल टी। अगर ये सेल्फिंग करता भी है तो फिर भी सेम ही रिजल्ट आता है। मतलब कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, उससे हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडर्स या प्योर लाइन। क्या बोलते हैं उसे, प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडर्स भी कहते हैं। नाउ अगर हमने आज की डेट में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को पढ़ना होगा तो हम कौन से मॉडल ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं। इससे पहले ये मॉडल ऑर्गेनिज्म से पहले मैं आपको बताऊं कि जेनेटिक्स में कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। अगर हमने जेनेटिक्स पढ़नी है, मॉडल ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी जेनेटिक्स, सबसे पहले आप इसमें बैक्टीरिया ले सकते हो। बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल टू स्टडी जेनेटिक्स। दूसरा आप ईस्ट ले सकते हो, सैकेरोमाइसेस सर्विस, ईस्ट ले सकते हो। ये सिंगल सेलुलर फंजाई, सिंगल यूनिसेलुलर फंजाई है। उसके बाद आप इसमें एक और है जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। इस ड्रोसोफिला को माना जाता है क्वीन ऑफ द जेनेटिक्स, है ना। उसके बाद आप एंटीराइनम मेजस ले सकते हो, एंटीराइनम मेजस ले सकते हो। ब्रेसिका स्पीशीज भी आप स्टडी के लिए ले सकते हो। सी एलिगेंस एनिमल आप जेनेटिक्स की स्टडी के लिए ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये तीन मेन हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट और ड्रोसोफिला। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स का है। ये हर 20 मिनट्स के बाद रेप्लिकेट होता है। ईस्ट का लगभग 24 आवर्स है और ड्रोसोफिला का 1 मंथ। कितना है, 1 मंथ है। और पी प्लांट भी आप लिख लो, क्योंकि पी प्लांट मेंडल ने सिलेक्ट किया तो आप पी प्लांट को भी मेंडल जैसे रिजल्ट के लिए ले सकते हो। इसका है 4 मंथ्स का लाइफ स्पैन। ये कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं मेंडल्स वर्क के लिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो मेंडल्स ने जो करेक्टर लिए थे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, उनके बारे में अब हम देखेंगे। अब मेंडल के जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं वो क्या क्या है। कितनी वैरायटीज मेंडल ने सिलेक्ट की थी, 34 वैरायटीज, है ना। अब 34 वैरायटीज में से एक वैरायटी ली थी पी प्लांट, इसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे। कितने, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, जिसमें पहला करेक्टर जो था वेजिटेटिव करेक्टर था। वेजिटेटिव करेक्टर में भी क्या लिया था, हाइट। बाय हाइट अगर एक्सप्रेस होगी तो होगा टाल, और नहीं एक्सप्रेस होगी तो होगा ड्वार्फ। यह पे कैपिटल टी जो है वो डोमिनेट है स्मॉल टी पे, मतलब कैपिटल टी जो है वो डोमिनेट करेक्टर है और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है ना। मतलब यहाँ तो ऑर्गेनिज्म टाल होगा या ड्वार्फ होगा। दूसरे लिए थे इन्होंने रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स। दूसरे क्या लिए थे इन्होंने,
रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में अभी फ्लावर, इस फ्लावर के लिए थी पोजीशन, क्या ली थी सबसे पहले? फ्लावर की क्या ली थी इन्होंने? फ्लावर की पोजीशन। भाई पोजीशन या तो टर्मिनल हो सकती है या एक्सिलरी हो सकती है। टर्मिनल मतलब टर्मिनल पे फ्लावर बनेगा, एक्सिलरी मतलब हर नोड पे फ्लावर बनेगा। ये पोजीशन आ गई। पोजीशन के बाद लिया था इन्होंने कलर। कलर या तो व्हाइट हो सकता है या पर्पल हो सकता है। ये तो था फ्लावर की पोजीशन और कलर। दूसरा लिया था इन्होंने फ्रूट। फ्रूट का भी एक तो कलर लिया था, फ्रूट का एक तो कलर लिया था। भाई फ्रूट का कलर या तो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। दूसरी ली थी शेप। भाई फ्रूट की शेप या तो इन्फ्लेटेड होगी या कंस्ट्रिक्टेड होगी, या इन्फ्लेटेड होगी या कंस्ट्रिक्टेड होगी। इन्फ्लेटेड मतलब अच्छी होगी, हेल्दी होगी। कंस्ट्रिक्टेड मतलब मुरझाई हुई होगी। ठीक है ना? उसके बाद सीड, फ्लावर, फ्रूट और थर्ड इन्होंने लिया था नेक्स्ट सीड। सीड में भी इन्होंने दो कैरेक्टर देखे थे, एक कलर और एक शेप को। कलर और शेप को। सीड का कलर या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। शेप या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। ठीक है ना? ये कुछ कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने। ठीक है ना? तो मेंडल ने क्या किया, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, जिसमें से एक वेजिटेटिव कैरेक्टर, बाकी के 6 कौन से थे? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर थे। वेजिटेटिव कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या था? हाइट था। अब हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जीन था? कैपिटल टी जीन। इस कैपिटल जीन की दो फॉर्म्स थी, अगर एक कैपिटल टी दूसरी स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी आएगा तो टाल होगा, तो अगर एक एलील भी टाल है तो मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है ना? रिसेसिव कैरेक्टर आने के लिए दोनों का होना रिसेसिव जरूरी है। अगर एक टाल एक रिसेसिव है, क्योंकि टाल जो है ना, ये टाल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में ये टाल रिसेसिव के कैरेक्टर आने ही नहीं देता है अगर ये कैपिटल टी इसके साथ जुड़ा होगा तो। यानी कि जब भी कैपिटल टी जुड़ा होगा तो कैरेक्टर कौन सा आएगा? टाल आएगा हेटेरोजाइगस टाल ही, लेकिन टाल आएगा। होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर आने के लिए दोनों एलील का होना रिसेसिव जरूरी है। तो ये तो था वेजिटेटिव कैरेक्टर, हाइट। उसके बाद इन्होंने क्या लिए थे? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में फ्लावर की पोजीशन या तो टर्मिनल होंगे, मतलब ये फ्लावर का, ये फ्लोरल बड है, इस फ्लोरल बड के टिप पे फ्लावर बन रहा है, या स्टेम है, स्टेम के टिप पे फ्लावर बन रहा है, ऐसी पोजीशन को बोलते हैं टर्मिनल। या ऑक्सिलरी मतलब हर नोड पे फ्लावर बनेगा। दूसरा कलर, फ्लावर का कलर या तो व्हाइट हो सकता है या पर्पल हो सकता है। ऐसे फ्रूट का कलर या ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। शेप या इन्फ्लेटेड हो सकती है या कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है। भाई इन्फ्लेटेड शेप है डोमिनेंट कैरेक्टर है, कंस्ट्रिक्टेड शेप है रिसेसिव कैरेक्टर है। कलर या ग्रीन है, ग्रीन कलर अगर होगा तो रिसेसिव कैरेक्टर है, येलो कलर होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर है। शेप अगर राउंड है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, अगर रिंकल्ड है तो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है ना? ये थे हमारे पास 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि मेंडल ने स्टडी किए थे, है ना? कल हम पढ़ेंगे मेंडल के क्रॉसेस। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन है? नहीं ना? ठीक है, थैंक यू।